हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम ई दृष्टि वाली जो बुक है जिसे हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर नवत्र, उसकी दूसरी बुक से आज हम स्टडी करेंगे। और ये देखिए मार्च का पब्लिकेशन है इसमें। इसका मतलब इसमें जनवरी फरवरी मार्च तीनों का करंट अफेयर दिया होगा और इसमें बजट जरूर दिया होगा फरवरी का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। दोस्तों बने रहिएगा पूरी वीडियो में, वीडियो बहुत अच्छे होने वाली है। और ये बुक ज़्यादा बड़ी नहीं, 166 पेज की है, तो 2 बार में मैं सोचूंगी कंप्लीट करा दूँ। ये देखिए इसमें लिखा है इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें दिया हुआ है, उसके साथ साथ बजट दिया हुआ है, क्योंकि हमारी जो वित्त मंत्री जी है निर्मला सीतारमण जी, ये आपको दिख रही हैं, ये पूरा बजट का जो थैला है वो लिए हुए हैं। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये पूरा इसका कंटेंट दिया है कि क्या क्या इसमें है। पूरे ये पूरे जितने भी खेल हैं सब कुछ है, पूरा दिया होता है इसमें। और बहुत अच्छी बुक है, पूरा ये चार्ट से दिखाते हैं, क्वेश्चन पहले बनाते हैं, ये इसमें बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए देरी ना करते पहुँचते पहले क्वेश्चन पे। तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य का क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, केंद्रीय बजट से संबंधित है कि हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने संसद में 2023-24 का जो बजट है 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। 1 फरवरी को हर साल पेश होता है। तो इसमें क्या बातें सही हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, प्रस्ताव रखा गया है इसके लिए। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने हेतु 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो हैं स्थापित करने का प्रस्ताव है, ये भी सही है दोस्तों। इसके अनुसार नई कर में जो व्यवस्था है, निजी आय कर में जो छूट है पहले 5 लाख थी, अब 7 लाख कर दी गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों ही पॉइंट इसमें ठीक है, तो इसका उत्तर जो है डी है, लिखा है उपर्युक्त तीनों, ठीक है सभी। अब इन्होंने पूरा केंद्रीय बजट का देखिए पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, 2-3 पन्नों में आपको बताऊंगी मैं। और ये देखिए इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सप्तऋषि वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। 7 पॉइंट इसके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 4 दे दें, उसमें कैसे कौन सा एक नहीं है इनका पॉइंट, तो इसको रट लीजिएगा। एक है अंतिम छोर तक पहुँचना, यानी कि लास्ट व्यक्ति तक पहुँचना। जब लास्ट व्यक्ति तक पहुँचेगा व्यक्ति तो समावेशी विकास होगा, यानी कि सबका एक समान विकास होगा। जब सबका एक समान विकास होगा तो हमारी युवा शक्ति जो है वो भी स्ट्रांग होगी। युवा शक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है इस समय जॉब को लेकर। और जब युवा शक्ति स्ट्रांग होगी, डेफिनेटली वित्तीय क्षेत्र में हम लोग स्ट्रांग होंगे। उसके बाद अवसंरचना और निवेश, फिर अवसंरचना और उसमें निवेश करेंगे। और उसके साथ साथ हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, यानी कि हरित विकास। और उसके बाद हमारी क्षमता जो है बाहर उभर कर आएगी। तो इस तरह से आप अपने 7 पॉइंट जो हैं सप्तऋषि वाले याद कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पे पूरा लिखा है कृषि और लोगों के लिए कितना फ़ायदा होगा। तो ये देखिए आत्मनिर्भर भारत बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ये ANB याद रखना, ये इसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ ऋण का पूरा डेयरी और पशुपालन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो है ऋण का आवंटन की उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। और पूरा कितना नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना व्यय कौन से क्षेत्र में होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है और कथन कारण में भी आ जाता है दोस्तों। तो देखिए वित्त पहले 2019 में इतना खर्च हो रहा था, लेकिन अब जो है वो 2023 में 2.1 खर्च होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा 2.9, पहले 2.8 था। दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों ही आ जाते हैं। और आपको बता दूं शिक्षा के क्षेत्र में वैसे पूरे आपके जो बजट है आपका जो बनता है उसका 6% आपको खर्च करना अनिवार्य होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए 2.1 और शिक्षा के लिए 2.9% जो रुपया है अपना पूरा बजट उनका जो बना है उसका ये खर्च करेंगे, ये सब लिखा है इसमें। फिर ये शिक्षा और कौशल से संबंधित पूरा दिया है। फिर इसके आगे यहाँ पे देखिए पूरा ये क्षमता उभारना आधारित सरकार ने और हरित विकास, जो इनके पूरे 6 इनके पॉइंट जो है ना उनको लेकर काफ़ी ये लोग सजा गए हैं। इसमें देखो हरित विकास से संबंधित क्या क्या किया जाएगा। और अब 500 जो अवशिष्ट धन संयंत्र बनेंगे, ठीक है। अब जो 500 नए ऐसे संयंत्र बनाएंगे लोग जो अपशिष्ट पदार्थ से हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ बनाए, तो इसे ही को इन्होंने गोवर्धन स्कीम कहा है, ठीक है। ये लिखा है गोवर्धन स्कीम। बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारे नाम दिए हैं, शॉर्ट नेम दिए हैं, इसमें आगे होंगे ज़रूर, ठीक है दोस्तों। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पर्यटन से संबंधित क्या क्या है, युवा शक्ति के लिए पूरा दिया हुआ है। नई करनी वो मैंने आपको बता ही दिया, 5 लाख से 7 लाख की छूट दी गई है। फिर कर की दरें क्या क्या रहेंगी ये सब दिया है।
फिर ये पूरा कितना लाख करोड़ विशिष्ट मंत्रालयों के लिए रुपया जो है आवंटित किया गया, ये क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है। रेल के लिए क्या है 2.41 लाख करोड़, और सड़क के लिए दिया है 2.70 करोड़, यानी कि हमारी सड़कें बड़ी अच्छी होने वाली हैं भाई। रेल मंत्रालय को पूरा यहाँ पे लिखा है कितना है 5.991 करोड़, ऐसे करके पूरा दिया है किस किस को कितना दिया है। ग्रामीण विकास के लिए 1.60 करोड़, और कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 करोड़। ये याद रखना, ये क्वेश्चन जो रेल मंत्रालय वाला है ये क्वेश्चन अक्सर आ जाएगा 2.41 करोड़। ठीक है, इसमें ये पूरा रुपया कहाँ से आता है हम लोगों के पास, मतलब जो पूरा हमारे देश का जो है बजट बनता है उसमें होता है कि खर्च कहाँ हुआ, घर में भी होता है ना, खर्च कहाँ किया और आया कहाँ से। तनख्वाह जो है वो आई और खर्च हमने अलग अलग जगहों पे किया, तो वही है रुपए कहाँ से आता है। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है। ऋण और अन्य जो देदाता होते हैं वो देते हैं, कर रहित प्राप्तियाँ होती हैं, ये सब सीमा शुल्क से आता है, वस्तु एवं सेवा कर से आता है इतना % 17%, सीमा शुल्क है 4%, निगम कर 15%, केंद्रीय एवं उत्पाद शुल्क से हमें 7% मिलता है, आय कर से हमें 15% मिलता है, और ऋण एवं अन्य देयता जो हैं वो 34% देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, और खर्च हम कहाँ कहाँ करते हैं ये पूरा लिखा है कहाँ पे हम रुपया देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन से पूरा है। आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 को पेश किया। इसके संबंध में क्या क्या बातें सही हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे सी है दोस्तों। तो केवल उत्तर देख ले रहे हैं, सारा पढ़ना सही नहीं है। तो उत्तर सी में क्या लिखा है ये देखिए, उत्तर सी में यहाँ पे लिखा है उत्तर यहाँ पे सी है, तो सी में लिखा है केवल 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3, यानी कि एक ये सही है और एक ये वाला सही है। इनके अनुसार क्या था कि भारत की जीडीपी की विकास दर 6 से बढ़कर 6.8% होने की संभावना है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है जीडीपी कितनी हो रही है 6 से 6.8, और 2022 में $100 मिलियन प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा भारत। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोनों। इसके साथ यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने पेश की, और आर्थिक समीक्षा की यहाँ पे पूरी मुख्य बातें इन्होंने बताई हैं कि क्या क्या मुख्य बातें थी। तो ये देखिए पूरा इन्होंने क्या क्या दिया है आर्थिक समीक्षा का। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे ये है कि औद्योगिक क्षेत्र में और किस किस क्षेत्र में क्या है। तो यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है, इन्होंने पूरा दे रखा है दोस्तों। इस वीडियो को मैं इसीलिए ये यहाँ पे थोड़ा आराम से ये दिखा दे रही हूँ, पढ़ूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बार बार देखने से। और नहीं तो आप ये वाली बुक जो है ना आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये जो उनकी वेबसाइट दी है यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सोलर पार्क से संबंध में दिया है कि सोलर पार्क बनेंगे, और ये पूरा। अगला क्वेश्चन है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023। तो इसके बारे में ये उत्तर है बी का मतलब क्या है कि केवल 2 इसका सही है, 1 गलत है। इसका आयोजन कहाँ हुआ ये भी बताऊंगी। इसकी थीम क्या थी वो ये है रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण है। ठीक है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 की बात हो रही है। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था और कौन कौन से डेट में हुआ था। तो देखिए आयोजन लिखा राजस्थान में हुआ था, उसमें गलत था, नागपुर था। तो इसमें जयपुर राजस्थान में हुआ इसका आयोजन, और 21 से 23 फरवरी के बीच हुआ था, और थीम वही है रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है कि UIC ये देखिए यहाँ पे रखा है पूरा। इसके बारे में इसकी जो स्थापना 1922 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, याद रखिएगा UIC का। और ये रेलवे के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष इसके संजय चंदर हैं। ठीक है, कौन है? संजय चंदर, याद रखिएगा। ठीक है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की बात हो रही है। ठीक है, ये है UIC। ठीक है, याद रखना, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस। पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस कहाँ पे चली है
तो ये मुंबई में चलाई गई है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। 13 फरवरी 2023 को 73 लोगों की बैठने की इसमें क्षमता है और इसे मुंबई में चलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूरा लिखा है कि 5 किलोमीटर तक की किफ़ायती दर के लिए न्यूनतम 6 रुपये किराया रखा गया है, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है पहली यूथ 20 इंसेप्शन बैठक। ठीक है, ये Y20 इंसेप्शन बैठक कहाँ पे हुई, ये वाई फॉर यूथ होता है, तो ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे हुई। इसका उत्तर है ए, यानी कि गुवाहाटी में गुवाहाटी में हुई दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुई, गुवाहाटी में। इसको ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गुवाहाटी असम में हुई। G20 की अध्यक्षता के तहत हुई Y20, और W20 भी हुई है। ठीक है, याद रखना वुमेन वाली है, ये यूथ वाली है, 6 से 8 फरवरी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है, इसको याद रखिएगा। ये चर्चा में क्यों है, कार्य का भविष्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं शताब्दी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित और शांति और सद्भाव से संबंधित। अगला आ गया 22वां भारत रंग महोत्सव। 22वां भारत रंग महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है C, A और दोनों जो हैं वो ठीक हैं इसमें। तो इसका आयोजन 14 से 26 फरवरी 2023 के मध्य राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया जाएगा, हो गया इसका दोस्तों। और ये महोत्सव दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक, केवड़िया, इन सब में आयोजित किया गया। ठीक है, 30 जगहों पे आयोजित किया गया, पूरा यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा, और कहाँ कहाँ काफ़ी जगहों पे इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण। और दोस्तों ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में है जो लगता है हम कभी आएंगे नहीं, और क्या ज़रूरत है इनके पढ़ने की, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी पढ़ेंगे दोस्तों, और आएंगे इसमें थोड़े अलग क्वेश्चन जो भी आप एग्ज़ाम देंगे। PCS का इस समय होने का जो है डेट आने वाली आ गई है बिल्कुल, और कुछ ही दिन बचे हैं, 15 दिन या 16 दिन 17 दिन, इतने दिन बचे होंगे, तो इसलिए इसको तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। ठीक है, 9 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया। ये सर्वेक्षण सभी इतनी ग्राम पंचायतें जो हैं उनके समक्ष और निकायों में आयोजित किया जाएगा। तो इसके साथ साथ लिखा है इसका उत्तर जो है वो डी है, तो इसका डी उत्तर है। तो सर्वेक्षण प्रश्न 8 स्तरों में वर्गीकरण है। ठीक है, वर्गीकृत है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो मिशन इसका क्या है, इसके जो लॉन्च करता है वो गिरिराज सिंह ने किया, जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। लॉन्च स्थल नई दिल्ली था। ठीक है, सभी ग्राम पंचायतों में इसका क्या होगा, आयोजन होगा। तो ये पूरा इसका पूरा जो है सही लिखा है, जो भी इसके जो पॉइंट थे वो इसमें सही थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा लिखा है, पूरा क्या क्या का होगा इसमें पूरा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण, तो इसमें कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, इसका मतलब डी लिखा है, तो ये वाला सही नहीं है, तीनों सही है। 12 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया। दिल्ली और मुंबई दिमाग में रखना। प्रथम चरण 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। इस खंड का निर्माण की लागत जो भी है ये 12,150 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है, इसके बाद डी इसमें गलत है। डी क्यों गलत है, इसमें लिखा है कि दिल्ली से जयपुर की यात्रा 6 घंटे से कम होकर 4.5 घंटे हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है देखिए, यात्रा की अवधि में क्या होगा, 24 घंटे से कम होकर 12 घंटे, अर्थात 50% की इसमें यात्रा में कमी आएगी, जबकि उसमें गलत लिखा है। एक्सप्रेस वे किस किस को जोड़ेंगे, यहाँ पे पूरा लिखा है कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बड़ौदा, सूरत, यानी कि ये क्या है, मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित, क्योंकि ये सब MP के जो वो हैं शहर, और ये उसके गुजरात के शहर हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आधी दूरी जो है वो कम हो जाएगी। और इसमें यहाँ पे पूरा लिखा है जयपुर की यात्रा 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे हो जाएगी, और यहाँ पे क्या लिखा था, 5 घंटे से घटकर 4.5 घंटे हो जाएगी, यहाँ 3.5 होना चाहिए था, इसलिए गलत था, जयपुर के लिए लिखा है। तो इसको याद रखिएगा, 4.5 घंटे में जयपुर पहुँच जाएंगे। अगर आपको कितने घंटे लग रहे थे, 5 घंटे लग रहे थे, तो आप 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अदरवाइज़ हर दूरी को आधा 50% का ये कम कर देगा दिल्ली मुंबई हाईवे जो है। अगला है
पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबंध कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पे हुई, तो वो बेंगलुरु में हुई दोस्तों। ये पूरा यहाँ पे लिखा है, बेंगलुरु में हुई, G20 की अध्यक्षता के तहत हुई, इसको याद रखिएगा। और इसको क्या कहा गया, ECSWG। और ये मुद्दे आपको पता ही है पर्यावरण से संबंधित क्या क्या है, मैंग्रोव, कोरल रीफ प्रदूषण, इन सब की जो प्रदूषण से जो है रक्षा करना, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। G20 देशों और 19 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ के 142 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा अतिथि देशों हैं 125 प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 24 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए थे और इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और इसकी दूसरी बैठक याद रखिएगा, दूसरी बैठक जो हुई वो गुजरात गांधीनगर में हुई। और जो पहली वीडियो मैंने बनाई उसमें ये आंसर, ये क्वेश्चन था कि पहली कर्नाटक बेंगलुरु में हुई, फिर दूसरी गुजरात गांधीनगर में हुई जलवायु से संबंधित। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों बना के रखिएगा याद, क्योंकि G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया है। उत्तर इसमें है ए, यानी कि केवल 1 और 2, 1 और 2 सही है, यानी कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो है वो लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं, बिल्कुल सही है। बिहार में क्या है, नए राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर, और जो BD मिश्रा हैं वो लद्दाख के हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों। और तीसरा क्यों सही नहीं है यहाँ पे पूरा लिखा है, देखिए तीसरा जो दिया था वो हिमाचल प्रदेश के बारे में दिया था और ये कहा था कि फागू चौहान है। और हिमाचल प्रदेश में देखें दोस्तों कौन है, तो हिमाचल प्रदेश में है शिव प्रताप शुक्ला। ये पूरे नए राज्यपाल कहाँ कहाँ बने हैं, तो ये मद्रास, मैं आपको एक बार पढ़ दे रही हूँ। महाराष्ट्र में रमेश बैस बने हैं, लद्दाख में बता ही दिया आपको BD मिश्रा बने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं बिहार में, फागू चौहान मेघालय में बनी, याद रखना मेघालय बारिश यानी कि फागुन वर्षा, ऐसे याद कर लेना। नागालैंड में ला गणेशन बने हैं, अनुसुईया उइके मणिपुर में बनी हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन छत्तीसगढ़ में बने हैं, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश में बने हैं, गुलाब चंद कटारिया असम में बने हैं। और ये सब इसमें लिखा है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश, CP राधाकृष्णन झारखंड, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, ले जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश, इनका बहुत लंबा नाम है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इनको नियुक्त किया है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे की भी स्वीकृति दे दी। इनके इस्तीफा इन्होंने ले लिया, तभी तो महाराष्ट्र में दूसरे बन गए, महाराष्ट्र में रमेश बैस बन गए। अब उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 उत्तर प्रदेश कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है, इसमें ही लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस, इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ में मनाया गया ये, ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन ने और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। और इसका ये कथन है, ये गलत लिखा है कि इसका समापन जो है 31 जनवरी को होगा, ये गलत लिखा है इसमें, ठीक है, C को गलत बता रहे हैं। और D सही है इसका कि इन्होंने कृषि विभाग की गो आधारित प्राकृतिक खेती को मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत डैशबोर्ड और पोर्टल का लोकार्पण किया, ये लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। और ये देखिए, ये इसका आयोजन जो है 24 जनवरी 2023 को, क्या थीम याद कर लीजिएगा, इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थीम है इसकी, यहाँ पे लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। और ये आयोजक इसके कौन है, इसको याद कर लेना, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन लखनऊ, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। 74वां वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश यानी कि अपनी स्थापना का 74वां दिवस मना रहा है, ठीक है। दिवस 74वां क्योंकि 74 साल हो गए, लेकिन ये कब से मना रहे हैं इसको आप बताइएगा, स्थापना दिवस, ठीक है। इसको हम किस रूप में मना रहे हैं ये बताना है आपको। 74वां से आप दिनांक लगा लीजिएगा, मतलब ईयर लगा लीजिएगा। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश दिवस हम कब मनाते हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला उत्तर प्रदेश दिवस तो हाँ 24 जनवरी को ही मनाते हैं, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। और इसका स्थापना का दिवस जो है हम 74वां मना रहे हैं। इसी को मैं पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश दिवस हम कब से मनाना शुरू हुए हैं भाई। उत्तर प्रदेश दिवस ये अभी लेटेस्ट ही मनाना शुरू हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है।
इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पिछली वीडियो में, इसलिए हमें रिमाइंड हो जाएगा। तो इसकी जो पहली बैठक है वो कच्छ के रण में हुई है। इसका उत्तर सही है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में, आपको पता ही होना चाहिए। धौड़ रो के जगह पे हुई है इसकी पहली बैठक, और 7 से 9 फरवरी के बीच हुई है। तो और पर्यटन से संबंधित है दोस्तों, ये पर्यटन से संबंधित पहली बैठक है 7 से 9 फरवरी के बीच। अब यहाँ पे आ गया STEM। शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की घोषणा। तो इसमें डी लिखा हुआ है अमेरिका, ठीक है। STEM इसमें क्या है? अमेरिका में हुई है इसकी बैठक। महिलाओं को बढ़ावा देना है शिक्षा के क्षेत्र में, और भारत ने गठबंधन किया है, ठीक है। भारत ने गठबंधन किया है इसको लेकर, किसके साथ? अमेरिका के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों? अमेरिका के साथ, याद रखना, अमेरिका के साथ किया है। यानी कि इंडिया और अमेरिका अपने देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने गठबंधन किया है कि हाँ, हम अपने देश की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें पूरा लिखा है कि भारत ने STEM में लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली बाधाओं को पहचान करके उन्हें दूर करने का विचार किया, उद्देश्य इन्होंने ये रखा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है ये। इसके बाद है पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक। मिशन ओलंपिक सेल की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो बी है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो भुवनेश्वर है उड़ीसा में, ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा। युवा कार्यक्रम खेल एवं मंत्रालय के द्वारा भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी विश्व कप के दौरान हुई है ये बैठक, ठीक है। दिल्ली से बाहर पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक है, ठीक है। दिल्ली से बाहर की गई ये पहली बार। पहले दिल्ली में ही होती थी मिशन ओलंपिक सेल की बैठक, अब की बार भुवनेश्वर में कर दी गई भाई। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ओलंपिक से संबंधित है, ठीक है। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि एथलीटों को कैसे भेजना है, क्या क्या हमें उसके प्रति खर्च करना है, ये पूरा लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे वार्षिक कैलेंडर जो है वो दिया जाता है, इससे संबंधित प्रतियोगी कौन कौन प्रतियोगी जाएंगे पूरा इसमें दिया जाता है, ठीक है। हर महीने इसमें क्या है, दिल्ली जाते हैं चर्चा करने के लिए इस एजेंडे को लेकर। फिर है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन। इसके बारे में कौन सी बात इसमें सही नहीं लिखी है? तो बी लिखा है कि वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया, ये गलत लिखा है। जबकि ये लिखा है कि जनवरी और 11 जनवरी से 12 जनवरी के बीच हुआ, ये सही है। इसकी थीम है मध्य प्रदेश द फ्यूचर रीडर स्टेट, ये सही लिखा है। इस सम्मेलन का राष्ट्रीय पार्टनर भारतीय उद्योग परिसंघ है, ये भी सही लिखा है। और इसका जो आयोजन है वो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है, आयोजन स्थल कहा हुआ इंदौर में था, भोपाल में नहीं था, ठीक है। विलियर्ड कन्वेंशन, ठीक है, इसलिए ये है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, इसकी थीम है। तो इंदौर में इसका आयोजन किया है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है। यहाँ पे पूरा ही लिखा है, और इसमें ये याद कर लीजिएगा 65 से अधिक देशों के लोगों ने भागीदारी की है। इसको याद कर लेंगे तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मेलन 2023। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मेलन 2023 से संबंधित जो आंसर है वो है इसकी आयोजन बेंगलुरु में किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी लॉ एसोसिएशन ने किया 18 से 20 जनवरी। और ये वार्षिक सम्मेलन है। अब है यूविन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है कि यूविन प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सही नहीं ये पहले पढ़ लेना और इसको मार्क कर लेना। तो इसमें है ये सी वाला, इसमें सही नहीं बता रहा है, इसका मतलब और ऊपर के सारे हैं। तो ये लिखा है 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया यूविन। इस प्लेटफॉर्म में देश की महिलाओं और बच्चों के डिजिटल टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने की तैयारी है, ठीक है। यूविन माने टीकाकरण से संबंधित है और कुछ नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये प्लेटफॉर्म कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार की डिजिटल बुनियादी संरचना कोविन पर आधारित है, ठीक है। कोविन क्या था? कोविड से लड़ना, ये है यूविन। तो ये पूरा लिखा है महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा इसमें, और पूरा इसमें कोविन से रिलेटेड है ये, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। 30वां अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए आगे ये है 30वां अंतर्राष्ट्रीय जो बाल विज्ञान कांग्रेस है, इम्पॉर्टेंट है, बच्चों से संबंधित है दोस्तों।
तो ये 30वीं थी, ये कहाँ कराई गई थी, और इसमें कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा है दोनों ही सही हैं। इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया और इसकी थीम थी स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। पूरा यहाँ पे लिखा है, ये देखिए है, अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। NCSTC यानी कि नेशनल कांग्रेस चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो लिखी है, और DST भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। इसकी थीम क्या थी, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग को इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बच्चों से संबंधित है, इसलिए 30वीं थी ये और गुजरात में हुई है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत के पहले STEM स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। STEM यानी कि जो पहला इनोवेशन और लर्निंग केंद्र है वो कहाँ उसका इनॉग्रेशन हुआ, चेन्नई में हुआ। इसके ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और तमिलनाडु सरकार के उससे हुआ है, दोनों के सहयोग करता है ये। प्रमुख बिंदु इसके क्या है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं। STEM का मतलब आपको पिछली एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ पहले से, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं इसमें बता रहे हैं कि महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो अभी पहले था महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इससे पहले अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन किया भारत ने STEM के तहत, ये वही है अभी क्वेश्चन जो था इसमें पूरा दिया गया। इसकी स्थापना जो है STEM की, ये फाउंडेशन है अमेरिकी, और जो ये कौन सा फाउंडेशन है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, ये गैर लाभकारी अमेरिकी संगठन है। 2001 में इसकी स्थापना हुई। एक धर्मांत न्याय इस प्रकार का संगठन है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसको याद रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रांड गॉर्जियनशिप इंडेक्स। ब्रांड गॉर्जियंस, अच्छा जो हिंद गॉर्जियन और ये जो गॉर्जियन है जो सैन्य अभ्यास हैं, ये किसके बीच हुई, ये एक वीडियो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे लड़ाकू विमान में महिला गई हैं, अवनी चतुर्वेदी पहली महिला लड़ने के लिए, वो कौन से वाले में गई हैं, ये भी वीडियो में दिया हुआ है, आप जाके देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो ये मुकेश अंबानी, याद रखना। ब्रांड गॉर्जियन शिप सूचकांक में भारतीय CEO में शीर्ष स्थान पे कौन है, मुकेश अंबानी है भाई, तो इसको याद रख लेना। और दुनिया के शीर्ष 100 CEO के विषय था इसमें, तो हमारे जो अंबानी जी हैं वो नंबर 1 पे है, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, यहाँ पे पूरी रैंक दिए, देखिए 5 लोगों की। मुकेश अंबानी नंबर 1 पे, टाटा सन के नटराजन चंद्रशेखर दूसरे नंबर पे, आनंदा महिंद्रा तीसरे नंबर पे है, एयरटेल के सुनील मित्तल चौथे नंबर पे, दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक के 5वें नंबर पे हैं। ब्रांड फाइनेंस, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, मुख्यालय इसका लंदन में है। ठीक है, और शीर्ष ये जो हैं वैश्विक स्तर पे, और ये थे भारतीय स्तर पे। ये वैश्विक स्तर पे जो है ये कौन कौन है, और भारतीय स्तर पे ये कौन कौन है, ये इसमें था। ठीक है, मुकेश अंबानी जी को याद रखिएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसमें दिया है $50 मिलियन के जलवायु कोष की घोषणा यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये किसने की है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का समर्थन करने के लिए हेनरी क्विंटन ने किस संस्था के सहयोग से $50 मिलियन के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है। तो इसमें ये है सेवा के सहयोग से अमेरिकी जो क्या कहते हैं, हेनरी क्विंटन है, अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले इनके हस्बैंड, तो उनकी वाइफ हैं बिल क्लिंटन की। तो उन्होंने $50 मिलियन के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंट फंड की घोषणा की है, किसके साथ, सेवा के साथ। ठीक है, सेवा एक संस्था है, तो पूरा इसके साथ की है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेवा याद रखना दोस्तों, सेवा। ठीक है, और इसका जो है जो क्लिंटन जी थी 50 वर्ष पूरे होने पर 2 दिनों के दौरे पर, कहाँ पर, गुजरात में, तब उन्होंने कहा कि हम देंगे सेवा की। देखिए पूरी फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, स्थापना 1972 में हुई थी, मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है, संस्थापक जो हैं वो ईला भट्ट हैं इसकी, तो इसको याद रख लीजिएगा।
इसीलिए गुजरात में वो आई थी, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे, है ना। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव है उसकी स्थापना 2005 में हुई थी। किसने करी? बिल क्लिंटन ने। तो ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत। $50 मिलियन की जलवायु कोष में सेवा में देने को कहा है, किसने? बिल क्लिंटन की मिसेज ने, हिलेरी क्लिंटन जी ने। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, यह आ जाता है क्वेश्चन। तो ग्लोबल क्वालिटी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो है 2021 के बारे में बात हो रही है। तो निम्न कथनों पे इसमें विचार करना था। तो इसमें डी लिखा है, सभी कथन सही हैं। 184 देश शामिल हुए इसमें। इंडेक्स जर्मनी को शीर्ष स्थान मिला इसमें ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में, और भारत 10वें स्थान पे रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत को 10वां स्थान मिला और जर्मनी जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए भारत की रैंकिंग जो है 10वीं है, ठीक है, समग्र रैंकिंग पूरी। और वैसे और रैंकिंग इसमें दी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। जर्मनी पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, यूएसए तीसरे स्थान पे, यूके चौथे स्थान पे, जापान 5वें स्थान पे, ठीक है। ये कौन सी रैंकिंग है? ये है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ठीक है। अगला है, इसमें पूरा दिया हुआ है। फ्रांस 6ठे स्थान पे रहा, दक्षिण अफ्रीका 7वें स्थान पे, ब्रिक्स के दिए होंगे देश, भारत के पड़ोसी देश दिए होंगे, सब इसमें दिए हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में इसमें इसके बारे में कथन पे करना था कि विचार करना था। तो इसका उत्तर है एक, केवल 1 और 2, यानी कि ये 180 देशों के बीच रैंकिंग हुई और डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पे रहा। अब हम देखते हैं भारत इसमें कौन से स्थान पे रहा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भारत कौन से स्थान पर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा लिखा है कि भारत जो है वो गुआना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पे है, याद रखिएगा। और गत वर्ष भी भारत किन से स्थान पे था? 85वें स्थान पे था, ठीक है। तो 85वें स्थान पे ही है भारत, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये कौन सा इंडेक्स है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो ये 85वें स्थान पे रहा भारत। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ISIL या SEA ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, जनवरी 2023 में राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ISIL SEA को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। और ये संगठन जो है वो किस देश का है? तो ये इराक का है, ठीक है, ये याद। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ गए, ये पूरा ये इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ओडिशा शहर का ऐतिहासिक केंद्र लुप्तप्राय विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये कहाँ का? ये बिल्कुल आसान है, यूक्रेन का है ये क्वेश्चन। ओडिशा से दोस्तों न सोचिएगा मत कि ये कहीं हमारे उड़ीसा से मत समझिएगा, ओडिशा जो है ये यूक्रेन का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1972 में यूनेस्को में जो है ये वचनबद्ध किया गया था कि हम जो भी साइट हैं जिन्हें हमें सुरक्षित रखना है उनसे संबंधित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए पूरा यहाँ पे ओडिशा शहर के बारे में लिखा है, कहाँ कहाँ है, कौन सा बंदरगाह है। यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, बहुजातीय सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ पे। और यूनेस्को का पूरा लिखा हुआ देखिए। यूनेस्को एक विशेष एजेंसी है, इसका गठन जो है 1945 में हुआ था। 193 सदस्य हैं, 12 सहयोगी सदस्य हैं। किस किस क्षेत्र में ये बढ़ावा देता है? और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो आंद्रे उजाले हैं, ठीक है। अगला है 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? ठीक है, उसमें भारत की स्थिति कौन सी है? तो उसमें भारत की स्थिति जो है वो तृतीय है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैविक खेती को लेकर। तो इसमें भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। और इसमें अभी देख लेते हैं पहले और दूसरे स्थान पर कौन है। हमारा भारत तीसरे स्थान पे लिखा है, तो भारत को तीसरा स्थान मिला है इसमें। और इसके साथ साथ अभी देख लेते हैं, अच्छा इसमें ये नहीं दिया है कि और दूसरे देश कौन कौन से पहले और दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो नहीं, पहले स्थान पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक खेती की जाती, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, ठीक है। भारत तीसरे स्थान पे है, पूरा इसमें लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, भारत तीसरे स्थान पे, इसको याद रखना, ठीक है। और उरुग्वे दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है, ये देखिए उरुग्वे जो है
नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, इधर ये दिया है अर्जेंटीना जो है वो सर्वाधिक खेती के लिए शीर्ष स्थान पे है और उरुग्वे दूसरे स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे। यहाँ क्लियर है पूरा, देखिए भूलिएगा मत दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अर्जेंटीना शीर्ष स्थान पर है, उरुग्वे दूसरे स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत इसमें कौन सी रैंक पे है, तो इसका उत्तर बी है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों ही सही हैं। तो स्विट्ज़रलैंड शीर्ष स्थान पे और भारत 112वें स्थान पे मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। इसको याद रख लीजिएगा बस। और इसे कौन जारी करता है, तो ये अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड कनाडा के फ्रीज़र इंस्टीट्यूट के द्वारा। सूचकांक की एक वीडियो मैंने चैनल पर डाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख सकते हैं, सारे सूचकांक है उसमें। अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ये देखिए पूरा पड़ोसी देशों का दिया, भारत सहित एशिया में STEM शिक्षा कार्यक्रम, STEM शिक्षा कार्यक्रम की शुरू करने की घोषणा हाल ही में भारत सहित एशिया में STEM शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें सी लिखा है, यूनेस्को एंड सोलवे के द्वारा। ये सोलवे बना, यूनेस्को को तो आप जानते हैं, तो इसके द्वारा की गई थी। STEM शिक्षा कार्यक्रम है ये, इसकी पूरी वो यहाँ पे दी हुई है। और STEM की पूरी फुल फॉर्म यहाँ पे दी है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक, वही जो स्टेम दोस्तों, स्टेम स्टेम स्टेम। विषय क्या है कि एक ग्रह के लिए सतत जीवन, एक ग्रह के लिए सतत जीवन, और यूनेस्को और सोलवे के द्वारा इसमें जो है शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की बात की गई है। और इसका विषय है एक ग्रह के लिए सतत जीवन। स्टेम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेम पे क्वेश्चन आने की मुझे फुल चांसेस लग रहे हैं। वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन रिपोर्ट, वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन रिपोर्ट, इस पे विचार करना है कौन सा कथन सही है। डी लिखा है, उपयुक्त सभी सही हैं। ये रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की जाती है। 2023 में WHO द्वारा वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन का लक्ष्य है और ये चौथा संस्करण था, ये सभी सही हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा चौथा संस्करण था और जो ट्रांस वसा है वनस्पति सेलों में और इन सब को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, जिससे कि जो बीमारियां हैं वो ना हो, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे है। अगला है रून स्टोन। रून स्टोन विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में पूछा है, रूनी वर्णमाला में लिखा विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख है, ठीक है। और ये जनवरी 2023 में 2000 वर्ष प्राचीन इस शिलालेख की खोज ओस्लो नॉर्वे में हुई है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये शिलालेख एक मिला है, ओस्लो नॉर्वे में इसकी खोज हुई है, 2000 वर्ष प्राचीन पुराना है। और रून स्टोन कहा है इसको, क्या कहा है, रून स्टोन, याद रखना। यहाँ पे देखिए पूरी इमेज दी हुई है, ये यहाँ पे ये इस टाइप का ये स्टोन होगा ये यहाँ पे, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रून स्टोन है ये। और ये क्या है, रूनिक वर्णमाला में लिखा गया एक प्राचीन, ये पूरा यहाँ पे लिखा है प्राचीन शिलालेख है, ठीक है। गौरतलब है रूनी वर्णमाला प्राचीन समय में यूरोप में जर्मन भाषाओं का प्रयोग होने वाली वर्णमाला थी। इसको याद रख लेना, ये वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसको याद रखना। तो ये स्टोन इन लोगों को मिला है और कहाँ मिला है, ओस्लो नॉर्वे में मिला है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो इसके बारे में ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका बी है, केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। विश्व बैंक के द्वारा ये नहीं दी जाती है। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने की विफलता सबसे बड़ा दीर्घकालिक जोखिम है और जीवन यापन का संकट सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लिखा है, ये रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। और ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा था ये विश्व बैंक के द्वारा, तो इसलिए गलत था। फिर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या है और पूरा हमें किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जोखिम लिखे हैं 10 साल के बारे में और 5 साल, ये 2 साल, 2 वर्ष के लिए और 10 साल के लिए। तो पूरे जोखिम का ये पैमाना यहाँ पे दिया हुआ है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, इसके बारे में दिया है। तो यहाँ पे चारों सही है, 145 देशों ने भाग लिया था। सूचकांक में USA नंबर 1 पे है, भारत को चौथा स्थान मिला है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, भारत देखो यहाँ पे पूरा ये दिख रहा है, भारत चौथा स्थान पे है और गत वर्ष भी भारत चौथे स्थान पे ही था, याद रखना। 145 देशों में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंतर्गत
इसको याद कर लेना, ठीक है। और यूएसए, रूस, चीन टॉप 3 हैं। यूएसए, रूस, चीन जो हैं वो टॉप 3 हैं। आर्थिक परिदृश्य में दिख रहा है ये कृषि दर्शन एक्सपो। कृषि दर्शन एक्सपो जो है कहाँ आयोजित किया गया? हिसार में आयोजित किया गया। हिसार कहाँ है आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में है, यहाँ पूरा लिखा है हिसार हरियाणा में इसको आयोजित किया गया और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की गई दोस्तों? तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे आयोजित की गई। ऊपर ये सारे गलत हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में की गई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमन और RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने संयुक्त रूप से की। ये कौन सी है? वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नरों की पहली बैठक थी G20 के लिए। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये आ गई अगला, यूरोपीय संसद द्वारा कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल और डीजल कारों की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसका उत्तर है 2035 तक के लिए बैन कर दिया। 2035 तक जो है ये प्रभावी हो जाएगा। शून्य उत्सर्जन जो है प्राप्त करना है और इन पे बैन लगा दिया जाएगा इस टाइप की गाड़ियों पर, ठीक है। फिर ये यहाँ पे है मोबिक्विक। क्या है मोबिक्विक? UPI रुपए क्रेडिट कार्डों का समर्थन करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना। भारत जो है पहला फिनटेक ऐप बन गया, ठीक है। उत्तर C है, इसमें पूछा है पहला फिनटेक ऐप कौन सा बना है। तो इसमें यही तीनों लिखा है, मोबिक, UPI रुपए, तो इसमें मोबिक दिया है ऑप्शन में, तो आप मोबिक, अगर कोई और दिया होगा इनमें देख लेना तो आंसर में वो होगा। ये पूरा दिया है। आपको पता है ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र उस सब के लिए होता है। मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान। मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान, इसमें क्वेश्चन दिया है कि जारी मुख्य फसलों के उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न की उत्पादन होने की उम्मीद है। तो लिखा है 3235.54 लाख टन। इसमें ये देख लेना, पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता जो है, तो भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता जो है हस्ताक्षर किए हैं? वो गेल के साथ किए हैं, ठीक है। गेल के साथ किए हैं दोस्तों। गेल को याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। और ये जो है रश्मि रंजन, इनको याद रखिएगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए है, ठीक है। और गेल जो है ये पूरा यहाँ पे लिखा होगा कि क्या है क्या नहीं है, तो ये पूरा दिया है, ठीक है, इसके साथ है। गेल जो है अमेरिकन कंपनी है, हाँ, ठीक है दोस्तों। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन जनवरी 2023, वृद्ध आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन जनवरी 2023 है। तो इसके बारे में पूछा कि उत्तर इसमें B लिखा है, केवल 2 और 3 सही है, यानी कि पहला गलत है। इसके अनुसार 2023 में वैश्विक विकास दर 2.9% रहने का अनुमान है और भारत की विकास दर 6.1% रहने की अनुमान है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, वैश्विक विकास दर 2.9 और भारत की 6.1। अगर विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन पर देखेंगे आप तो, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को देखेंगे, ठीक है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। भारत की याद रखना 6.1%, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूरा यहाँ पे दिया हुआ है भारत का और उसका और देशों का, तो इसको याद कर लेना दोस्तों। अगला है एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। एशिया पैसिफिक ओवरव्यू किया गया, फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये? तो इसमें D दिया हुआ है उत्तर इसका। तो D का मतलब क्या है? चारों, यानी कि FAO, यूनिसेफ, WFB और WHO, चारों के द्वारा, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और खाद्य एवं कृषि संगठन, चारों ने इसको लॉन्च किया है, एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एवं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। 24 जनवरी 2023 में हुआ, ठीक है, वर्चुअली हुआ, आभासी। वर्चुअली का मतलब क्या होता है? सब एक जगह इकट्ठे वैसे नहीं होते हैं। ये 5वां संस्करण था, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि FAO खाद्य असुरक्षा की स्थिति में क्या क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे ये है कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा RBI के डिजिटल रुपी के पहले चरण का क्रियान्वयन। डिजिटल रुपी का किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपी के पहले चरण के क्रियान्वयन किस बैंक के द्वारा? यहाँ पे लिखा ही है,
कोटक महिंद्रा द्वारा, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिखा डिजिटल रुपये का पहला चरण है, उसमें कोटक महिंद्रा पहले इसमें वो करेगा प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ है। तो 8 बैंकों का चयन किया गया, कोटक महिंद्रा उसमें शामिल है, उनमें से एक है। 8 बैंकों को चयन किया गया दोस्तों, याद रखना इसके लिए, जो इन्होंने डिजिटल रुपी यानी कि ई रुपी जो इन्होंने लॉन्च किया है। वैज्ञानिक परिदृश्य में रक्षा और विज्ञान संस्कृति जी है ये। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023, ये लिखा ही है फरवरी 2023 में किस राज्य में चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? उत्तर है तमिलनाडु। नाम अजीब से हैं, उसी से समझ जाइएगा। पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 19 फरवरी 2023 को, किसके द्वारा? मार्टिन फाउंडेशन द्वारा। इसको याद कर लेना है, मार्टिन फाउंडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, MK से याद कर लेना किसी का नाम और 3, तो ये दिया है मॉरिशस को। मॉरिशस से वैसे भी अच्छी इनकी बैठती है हम लोगों की भारत की, तो मॉरिशस को दिया गया है। ठीक है, इसको याद कर लेना दोस्तों। और पूरा ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है? आंख बंद करके बृहस्पति बन गया है। ठीक है, पहले शनि था, तो इसमें क्या है कि पहले इस पे 80 ग्रह थे, 12 और जोड़ दिए गए, तो अब 92 ग्रह हो गए हैं। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 80 + 12 इसको याद रखना, ये डाटा याद रखना, ये कथन और कारण में आ सकता है। सौर मंडल में शनि के पास 83 ग्रह हैं। ठीक है, याद रखना, और इसलिए ये दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, 83 ग्रह हैं, 83 उपग्रह दोस्तों, ग्रह नहीं, ग्रह के उपग्रह होते हैं, इसको याद रखना। हवाई अड्डे के परिसर में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स बना है, वो कहाँ बना है? तो चेन्नई में बना है। ठीक है, कहाँ बना है? चेन्नई में, इसको याद रखना। ये फिर है अल्फर रिफ्लेक्ट्स एंटीना विकसित हुआ है, UFRA। ये किस अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए ये विकसित हुआ है? तो ये DRDO। ठीक है, किसने किया? DRDO ने किया है, रडार के लिए किया है ये। ठीक है, DRDO कहाँ है? दिल्ली में है। अब क्या है? अल्फरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना, DRDO। ठीक है, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लिखा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की एक इंक्यूबेटेड फर्म के द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS, इस इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भार OS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, बाहर से भारत, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये IIT मेड्रॉस ने इसको क्या है बनाया है, विकसित किया है, याद रखना। ठीक है, और ये पूरा किया गया है, और इससे कौन लाभ? 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता जो है इससे लाभान्वित होंगे, भार OS दोस्तों, याद रखना। ठीक है, IIT मेड्रॉस ने। अगला है 51 स्टरलिंक इंटरनेशनल उपग्रह लॉन्च किए हैं, 51 स्टरलिंक इंटरनेशनल उपग्रह, तो ये फाल्कन 9। ठीक है, किस रॉकेट के द्वारा? फाल्कन 9 के द्वारा। ठीक है, 51 स्टरलिंक इंटरनेशनल उपग्रह लॉन्च किए गए हैं फाल्कन 9 के द्वारा। फाल्कन 9 के द्वारा किस कंपनी? SpaceX, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, किसके द्वारा? SpaceX के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ये खेल परिदृश्य है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं अगली उसमें लेके आऊँगी वीडियो में, और इसके पेज मैं आपको बता देती हूँ कितने हो गए। 65 पेज हो गए हैं, 100 पेज के लगभग रह गए हैं, 100 से भी कम, तो मैं अगली वीडियो में करा दूँगी खेल परिदृश्य दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।